गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज एक बार फिर से हम लोग डिस्कशन करेंगे 13 जनवरी 2023 का जो द हिंदू का न्यूज़पेपर्स है उसका हम लोग इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखेंगे। उसके बाद देखेंगे हम लोग इम्पोर्टेंट एडिटोरियल जो कि एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पर्टिकुलरली जब बात करते हैं हम फर्स्ट न्यूज़ की जो फ्रंट पे पब्लिश किया गया है द हिंदू में, तो इसमें ये बताया गया है किस चीज़ के बारे में। तो इसमें जो पब्लिश न्यूज़ आया है ये पर्टिकुलरली अभी G20 का जो प्रेसिडेंसी इंडिया करेगा, है ना, कब का, 2023 का। तो उसी के पर्सपेक्टिव में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर्स के द्वारा ये बताया गया कि जो अभी रिसेंटली क्राइसिस चल रहा है किस चीज़ को लेकर के, चाहे वो कोविड का के कारण क्राइसिस क्रिएट हो या रशिया यूक्रेन को लेकर के क्राइसिस क्रिएट हुआ है, ये जो है अभी रिसेंटली क्या है ना कि ऐसा कुछ टाइम या ड्यूरेशंस लिमिट नहीं है कि ये कितने दिन तक चलेंगे, ठीक है। इसी को लेकर के यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कि देखिए पर्टिकुलरली हमें किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, जो पीस है। तो हमें क्या करना चाहिए, पीस पे काम करना चाहिए। हाँ, उसके बाद और भी इनके द्वारा ये बताया गया, कहा गया कि देखिए क्या है ना कि हम लोग को एक साथ होकर के यदि काम करते हैं इस एजेंडे पे कि किस तरह से हम लोग को जो इकोनॉमी है, ठीक है, चाहे पूरे वर्ल्ड का इकोनॉमी की बात कर रहे हैं कि हम लोग का जो पूरे वर्ल्ड का जो इकोनॉमी है वो स्लो डाउन हो गया, तो इसको लेकर के एक मंच पे आकर के एक साथ आकर के वर्क करना पड़ेगा, तो ही हम लोग इस स्लो डाउन इकोनॉमी को इन्हांस कर सकते हैं और इस तरह से जो स्टेबिलिटी है वो हम लोग ला सकते हैं। उसके बाद जाकर के इसमें ये बताया गया है कि चाहे वो रशिया यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट हो या कोविड-19 का सिचुएशन हो, इससे गहरा इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है, ये बताया गया। और ये वर्चुअल समिट था और वर्चुअल समिट में ये वहाँ पे जो अवेलेबल थे प्रत्येक देश के, जैसे कि बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, उसके बाद जाकर के कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, होन सेन, तो ये सब चीज़ वहाँ पे ये सब अवेलेबल थे, ये सब प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो अभी प्राइम मिनिस्टर्स के द्वारा ये बताया गया। अब देखिए यहाँ पे जो न्यूज़ है इसमें ये बताया जा रहा है कि जो वेजिटेबल्स है उसका जो प्राइस है कहीं ना कहीं जो इन्फ्लेशंस है, इन्फ्लेशंस को कम करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका प्ले किया है। तो इसमें ये बताया गया कि देखिए पहले जो था कितना हमारा इन्फ्लेशंस था 12%, ठीक है, 12 मंथ में क्या क्या था, 6% टॉलरेंस था, उसके बाद जाकर के धीरे धीरे डिग्रेड हो गया, ठीक है। और हम लोग अभी एक ऐसा सिचुएशंस में पर्टिकुलरली इसमें जो रूरल एरिया के जो कंज्यूमर है वो इन्फ्लेशंस को कम करने में काफ़ी अहम योगदान दिया, ठीक है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जब भी अर्बन एरिया का जो बात करते हैं 2.8% अभी इन्फ्लेशन अभी भी है, और इसमें जो एक्सक्लूडिंग वेजिटेबल्स एंड इन्फ्लेशन और भी इसमें ये चीज़ बताया गया है कि जो नवंबर का यहाँ पे डेटा बताया गया है, ठीक है, कि नवंबर में कितना था और जनवरी में काफ़ी कम हुआ है, यहाँ पे 5.72 हो गया है, जो कि काफ़ी एक अच्छा कहा जा सकता है हमारे इकोनॉमी की दृष्टि से। तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ में पब्लिश किया गया है। देखिए यहाँ पे जो बात की गई है, ये बात की गई यहाँ पे जो बात की गई है, यहाँ पे ओल्ड पेंशन स्कीम्स की लेकर के बात की गई है। अभी देखिए क्या है ना कि कुछ दिन पहले, ठीक है, ओल्ड पेंशन स्कीम्स लॉन्च किया गया है कंपेरिजन टू किस NPS नेशनल पेमेंट सिस्टम, ठीक है, OPS को हटा करके NPS लाया गया। और इसमें बात किया गया है कि जो नेशनल पेमेंट सिस्टम्स है और OPS की बात की गई है। अब देखिए हम लोग पहले जानते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम्स और नेशनल पेमेंट स्कीम में क्या डिफरेंस है, ठीक है, तब हम लोग इस न्यूज़ को कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए जब हम बात करते हैं यहाँ पे ओल्ड पेंशन स्कीम और नेशनल पेमेंट सिस्टम्स के बारे में, तो देखिए यहाँ पे क्या है ना कि जो कंट्रीब्यूशंस है एम्प्लॉयज़ का ओल्ड पेंशन स्कीम्स में कुछ नहीं है, जबकि नेशनल पेमेंट सिस्टम्स की जब बात करते हैं यहाँ पे जो 10% है, ठीक है, जो बेसिक सैलरी होगा उसका 10% वो देना पड़ेगा किसको, एम्प्लॉयर को। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो पेंशन्स जो गारंटेड किए जाते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम्स में, इसमें गारंटेड रहते हैं कि आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन NPS में ऐसा कुछ लिमिट नहीं है, यानी कि कोई गारंटी नहीं है।
अब देखिए यहाँ पे अमाउंट ऑफ पेंशन्स की बात करते हैं तो यहाँ पे 50% जो उसका लास्ट पेमेंट, जहाँ पे मान लीजिए किसी का अगर लास्ट जब रिटायर कर रहा है कोई एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर, सपोज कीजिए कि अगर उसका सैलरी है सपोज कीजिए 40,000 पर मंथ, ठीक है, तो यदि वो रिटायर करते हैं तो उसको 20,000 पर मंथ मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। इसमें ओल्ड पेंशन स्कीम्स में ऐसा प्रोविजंस है। लेकिन जब एनपीएस की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा लिंक नहीं है कि लास्ट पेमेंट क्या है नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है। और उसी तरह से यहाँ पे रिलीफ की बात करते हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या मिटिगेशन क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है इन्फ्लेशन का, इस पर ओपीएस में पड़ता है, ठीक है। लेकिन एनपीएस में ऐसा कुछ भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। उसी तरह से जब बात करते हैं यहाँ पे जो कॉम्यूटेशन से अलाउ है अमाउंट है, तो इसमें कम से कम 40%, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 40% तक मिल सकते हैं। लेकिन इसमें एनपीएस में, नेशनल पेमेंट सिस्टम्स में, ऐसा कुछ कोई ऑप्शंस नहीं है। और इसी तरह से जीपीएफ एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो इसमें अवेलेबल है। उसके बाद जाकर के यहाँ पे जो एनपीएस है इसमें किसी तरह से अवेलेबल नहीं है। और इसी तरह से आगे जब बात करते हैं हम जीपीएफ वर्सेस एनपीएस की विड्रॉल में, यहाँ पे टेम्प्रोरी 15 ईयर्स के लिए है और फाइनली आफ्टर 15 ईयर्स, जबकि यहाँ पे टीयर 1 के लिए अलाउ नहीं है। कब तक के लिए? 2000 मई तक के लिए, ठीक है। तो इसी के ये दोनों के लिए अभी कंट्रोवर्सी चल रहा है। बहुत सारे जो सेंट्रल सर्विसेज हैं, पर्टिकुलरली इसमें देखिए डिफेंस को छोड़ के, डिफेंस और जुडिशरी को छोड़ करके पर्टिकुलरली सभी जगह पे अभी क्या है, एनपीएस को लागू किया गया है, ठीक है। लेकिन जुडिशरी हो गया और जो पार्लियामेंट्री हो गया, ठीक है, उसके बाद जाकर के डिफेंस हो गया, यहाँ पे क्या है ना कि ओल्ड पेंशन सिस्टम अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। तो अब चलिए देखते हैं, न्यूज़ में आते हैं। देखिए यहाँ पे जब बात करते हैं न्यूज़ की, तो पर्टिकुलरली देखिए यहाँ पे इसी में बात की गई है सीएपीएफ, ठीक है, असिस्टेंट कमांडेंट फोर्स, ठीक है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे जो आर्म फोर्सेस हैं उसके बारे में हाई कोर्ट के द्वारा ये बताया गया है कि जितने भी आर्म फोर्सेस हैं सीएपीएफ के अंदर आते हैं, आर्म पुलिस फोर्स की बात की गई है कि उसको भी ओल्ड पेंशन स्कीम्स के तहत कवर किया जाए, क्योंकि कुछ दिन पहले इसको नहीं कवर किया जाता था ओल्ड पेंशन स्कीम्स के तहत, इसको एनपीएस में रखा गया था। तो इसी को लेकर के यहाँ पे हाई कोर्ट के द्वारा ये डिसीजंस दिया गया है। और पर्टिकुलरली जितने भी डिफेंस, जैसे कि आर्मी हो गया, है ना, उसके बाद लेकर के आईटीबीपी हो गया, जितने भी बीएसएफ हो गया, सभी को ओल्ड पेंशन स्कीम्स प्रोवाइड किए जाते थे। तो इसी को लेकर के यहाँ पे हाई कोर्ट के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम्स प्रोवाइड किया जाए, किसको? जो आर्म पुलिस फोर्सेस है। अब देखिए जब हम आगे बात करते हैं इस न्यूज़ की, इस न्यूज़ में अभी रिसेंटली जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु में गवर्नर और वहाँ के जो गवर्नमेंट, रूलिंग गवर्नमेंट है, ठीक है, उनके बीच कन्फ्लिक्ट हुआ था। तो उसी को लेकर के वहाँ जो अभी रूलिंग पार्टी है उनके द्वारा जो प्रेसिडेंट है उनको रेफरेंडम के लिए पत्र सौंपा गया कि किस तरह से हम लोगों के बीच एक समझौता हो जाए, है ना। क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ ना कि पिछले दिन वहाँ पे जो लेजिस्लेचर है, ठीक है, तो लेजिस्लेचर में मीटिंग चल रही थी, ठीक है, और उसी दौरान वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर्स है, इस तरह से जो गवर्नर के द्वारा कुछ स्टेटमेंट दिया गया था, तो चीफ मिनिस्टर्स को वहाँ पे असेंबली से ही बाहर निकलना पड़ा, मतलब बाय फोर्स वहाँ से चला गया, ठीक है। तो उसके बाद से काफ़ी कन्फ्लिक्ट हुआ और वहाँ पे दोनों रूलिंग पार्टी, जो अभी वहाँ पे रूलिंग पार्टी है, और उसके बाद गवर्नर के बीच काफ़ी कन्फ्लिक्ट हुआ। उसी को लेकर के यहाँ पे जो गवर्नर के अगेंस्ट, ठीक है, यहाँ पे प्रेसिडेंट को सारी चीज़ सुनाई जा रही है, किसके द्वारा? जो रूलिंग पार्टी है। तो उसी को लेकर के यहाँ पे मेमोरेंडम की बात की गई है, मतलब मेमोरेंडम सबमिट किया गया, ठीक है, तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। रेफरेंडम नहीं, मेमोरेंडम, है ना। तो इसी को लेकर के ये बात की गई है। अब देखिए आगे जब हम बात करते हैं आगे, अभी रिसेंटली देखिए ये भी मे बी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए अभी सबसे बड़ा जो हॉकी का वर्ल्ड कप कहाँ पे किया जा रहा है? हॉकी वर्ल्ड कप 2023 अभी उड़ीसा में, इंडिया के उड़ीसा में आयोजित किया जा रहा है। और ये कब से कब तक चलेगा? 13 जनवरी से लेकर के 29 जनवरी 2023 तक चलेगा। ये अदर कंपेरेटिव एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पर्टिकुलरली मे भी पूछ सकता है आपको कि अभी रिसेंटली जो हॉकी वर्ल्ड कप है कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है,
ठीक है। तो ये उड़ीसा में, ठीक है, भुवनेश्वर और राउरकेला में किया जा रहा है। उड़ीसा अपना जो इंडिया का ईस्ट स्टेट है। अब देखिए आगे जब बात करते हैं, देखिए आज का जो एडिटोरियल्स है पर्टिकुलरली अभी रिसेंटली अनसर्टेनिटी है ना, और अनिश्चितता को लेकर के है कि देखिए अभी जो रिसेंटली हम लोग का 2022 पास किया, मतलब बीत गया, और अभी हम लोग इंटर किए किसमें, 2023 में। तो इसी को लेकर के यहाँ पे राइटर के द्वारा ये बताया जा रहा है कि देखिए हम लोग क्या है ना कि अभी एक अनसर्टेनिटी और अनिश्चितता के वर्ष में इंटर किए हैं, प्रवेश किए हैं। तो इसके पीछे ये बताया जा रहा है कि देखिए पर्टिकुलरली आप देखते होंगे क्या पिछले ईयर यानी 2019 से लेकर के जब बात करते हैं 2019 से लेकर के 2021 के लास्ट तक, यानी कि 2022 तक मानिए, तो कहीं न कहीं एक तरह से फर्स्ट वन कोविड का सिचुएशंस रहा, उसके बाद रशिया यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट अभी भी चल रहा है, और अभी भी कहीं न कहीं इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, और जिसकी वजह से चाहे वो इकोनॉमिक कंडीशंस हो या जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच कन्फ्लिक्ट की बात हो, तो उसके बीच अभी भी ये अनसर्टेनिटी मेंटेन है और अनिश्चितता मेंटेन है। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि पर्टिकुलरली डेवलप्ड कंट्री हैं, चाहे वो डेवलपिंग कंट्री हैं, सभी पे गहरे इम्पैक्ट पड़े हैं, और इसका आने वाले दिन में काफ़ी ह्यूज जो पे करना पड़ेगा। और पर्टिकुलरली देखिए क्या है ना कि 2021 में जो रशिया और यूक्रेन के बीच वार स्टार्ट हुआ, ये जो कुछ भी पैंडेमिक के टाइम में बचा कुचा था उसको भी कहीं ना कहीं ये आगे लेके चले और कहीं ना कहीं उसको भी समाप्त कर दिए, और इसका जीडीपी पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है, और वर्ल्ड का जो जीडीपी है ये काफ़ी लो रेट पे चला गया है। और इस तरह से जो वर्ल्ड वार है, ठीक है, कहने का ये अर्थ है, देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था 1914 से 1918 तक, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ 1939 से 1945 तक। तो कहीं ना कहीं जितना इसमें पे करना पड़ा, उसके बाद भी कई तरह की महामारी देखने को मिला, उसके बाद जाकर के फेमाइन भी आए, उसके बाद 2008 में जो मतलब वर्ल्ड क्राइसिस हुआ था, है ना, तो ये सब का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ा था। और रिसेंटली इस तरह से जो अभी रिसेंटली इतना जो गहरा इम्पैक्ट पड़ा है पूरे वर्ल्ड पे, ये कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड को झकझोर दे रही है। और इस तरह से हमें जो 2023 है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो कि क्या कर रहे हैं, अपना जो डिफेंस इक्विपमेंट है ये सब ग्रो करने में लगे हुए हैं। पर्टिकुलरली जब बात करते हैं, चाहे वो चाइना हो या यूएसए हो या जापान हो, ये सब कंट्री कहीं ना कहीं अपना ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद इंडिया की भी बात की गई है कि इंडिया भी इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इसी को लेकर के, लेकिन इंडिया जो है, इंडिया का जो फर्स्ट पॉलिसी है कि फर्स्ट नो यूज, मतलब अगर कोई हम अपना डिफेंस का अपना जो सिक्योरिटी है उसको मेंटेन करने के लिए प्रिपेयर हैं, लेकिन हम किसी पे कोई अटैक नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, यदि कोई हम पे अटैक करेगा तो हम उस तब जा कर के इधर से हम लोग भी अटैक करेंगे, यानी कि अपने सिक्योरिटी की दृष्टि से इंडिया काम कर रही है। लेकिन अदर कंट्री लाइक यूएसए हो गया, चाइना हो गया, ये सब कहीं ना कहीं, उसके बाद जापान हो गया, ये सब प्रिपेयर कर रहे हैं, और इसका कोई निश्चितता नहीं है कि क्या आने वाले दिन में ये लोग कर सकते हैं, ये सब कंट्री कर सकते हैं। तो इसी को लेकर के है। और इंडिया को जो है पर्टिकुलरली जो नेबरहुड है, चाहे यूरोप हो, चाइना हो, उसके बाद जाकर के जो भी एशिया के, ये सब चीज़ कहीं ना कहीं, ये सब कंट्री जो है कोविड-19 के सिचुएशंस में काफ़ी चैलेंजेस फेस किए, और जो अभी यूनिलेटरल वर्ल्ड बन गया, ठीक है, ये सब में सबसे ज़्यादा जो चाइना है कहीं ना कहीं ये यूनिलेटरल हो गया, यानी कि इस सब में चाइना आगे निकल रही है और इस तरह से कहीं ना कहीं डेवलप कर रही है, जो कि पर्टिकुलरली फर्स्ट प्रायोरिटी किसी भी चीज़ में चाइना को प्रोवाइड किया जाता है
इन केस ऑफ डेवलपिंग, ठीक है, डेवलप, जबकि जो कोविड का सिचुएशंस आया था ये उभर के कहाँ से आया था, तो ये चाइना से ही उभर के आया है और पर्टिकुलरली अभी ये चीज़ देखने को मिला है। यही सब चीज़ इसमें एडिटोरियल्स में राइटर के द्वारा बताया गया है कि किस तरह से हमें पूरे वर्ल्ड को एक साथ लेकर के टुगेदर करके पर्टिकुलरली जो एशियन कंट्री है उसको हम लोग कैसे आगे लेके बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं और तरह तरह के जो हम लोग टेररिज्म को फेस कर रहे हैं तो इस चीज़ को भी हमें रोकना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि देखिए क्या है ना कि जैसे श्रीलंका हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, है ना, तो ये सब कहीं ना कहीं इकोनॉमिक क्राइसिस से ज़्यादा झेल रहे हैं। तो इसी को लेकर के बात की जा रही है। तो ये था एडिटोरियल्स, इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स। अब देखिए यहाँ पे जो बात की गई है, यहाँ पे बात की गई है जो इजराइल के नए प्राइम मिनिस्टर्स बने हैं, ठीक है। इजराइल के जो नए प्राइम मिनिस्टर्स बने हैं कौन हैं, ये नेतन्याहू। तो इसको लेकर के बात की जा रही है, बेंजामिन नेतन्याहू बने हैं और इसी को लेकर के है कि इंडिया को इसके साथ किस तरह से रिलेशंस मेंटेन करना चाहिए। और अभी जो इंडिया, पर्टिकुलरली इंडिया और इजराइल के बीच काफ़ी एक अच्छा रिलेशंस माना जाता है, ठीक है, जब इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं इंडिया और इजराइल के बीच। लेकिन कुछ इशू में, पर्टिकुलरली जब हम कश्मीर इशू की बात करते हैं तो इसमें इजराइल जो है इंडिया का सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है कि हमें किस तरह से जो नए प्राइम मिनिस्टर्स हैं इनके बीच किस तरह से रिलेशंस को एस्टेब्लिश करना चाहिए, ताकि हम लोग एक साथ आकर के जब डेवलपमेंट की बात करते हैं या यूएन में परमानेंट मेंबर की बात करते हैं तो उस समय इंडिया के सपोर्ट में हमेशा इजराइल खड़े मिलता है। यानी कि इजराइल के द्वारा हमेशा सपोर्ट किया जाता है कि इंडिया यूएन का परमानेंट मेंबर बने। और इसी तरह से यहाँ पे ये सब चीज़ बात की जा रही है कि हम लोग को जो पॉलिटिकल प्रेफरेंस है, उसके बाद जो कुछ डेवलपमेंट है, उसके बाद करके जो इंडिया के पर्सपेक्टिव्स में एक्सटेंट है और जो भी आइडियोलॉजी है और इस तरह से जो भी इशू है, चाहे वो टेम्पल से रिलेटेड हो या किस तरह से कहाँ पे जो इमोशंस की बात की, क्योंकि देखिए इजराइल क्या है ना कि इजराइल एक इस्लामिक कंट्री है और इस्लामिक कंट्री पर्टिकुलरली जब हम जम्मू कश्मीर इशू पे जाते हैं तो वहाँ पे क्या आता है ना कि इस्लामिक कंट्री के मामले में क्या है ना कि वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान के द्वारा, मतलब माना क्या जाता है पाकिस्तान के द्वारा ऐसा विश्व मंच पे ऐसा उठाया जाता है कि वहाँ पे जो माइनॉरिटी जो पर्टिकुलरली कश्मीर में क्या है ना कि मेजॉरिटी में क्या है, कश्मीर है और कश्मीर जो है इस दृष्टि से किसका पार्ट होना चाहिए, पाकिस्तान का पार्ट होना चाहिए। और इसी को लेकर के क्या है ना कि वहाँ पे दंगा फंसा देते हैं और इंडिया को क्या करते हैं इस केस में कहीं ना कहीं आगे डिस्प्यूट क्रिएट कर देते हैं कि इंडिया कश्मीर जो है पाकिस्तान का भाग है। तो इसी को लेकर के क्या होता है ना कि जो इस्लामिक कंट्री है वो क्या करते हैं, वो इस इश्यू पे पाकिस्तान का सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं। तो इसी को लेकर के है कि इंडिया किस तरह से इजराइल के साथ अपना एक अच्छा रिलेशंस आइडियोलॉजी क्रिएट कर सके ताकि इस तरह से कोई भी इशू क्रिएट ना हो और हम लोग एक साथ आकर के डेवलप करें, इंडिया और इजराइल के बीच एक अच्छा रिलेशंस रहे। तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ में पब्लिश किया गया था राइटर के द्वारा। अब देखिए आगे जब बात करते हैं हम, देखिए पर्टिकुलर टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में, तो यहाँ पे जो बात की गई है ये पर्टिकुलरली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, जो मार्केट बोरोइंग है उसके बारे में क्या गया है कि देखिए इतना करोड़ लाख रुपीज़, ठीक है, 14.8 लाख करोड़ रुपीज़ जो है ग्रोस मार्केट में ये बोरो किया गया है, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये बात की जा रही थी। अब देखिए यहाँ पे वीट के बारे में बात किया जा रहा है कि जो इंडिया का रिकॉर्डेड काफ़ी अच्छा रहा वीट के एस्टिमेशंस में, जो प्रोडक्शंस किस ईयर में 2022 से लेकर के 23 में तो कितना रहा है 112 मिलियन टन्स रहा है, ठीक है, जो काफ़ी अच्छा क्रॉप इस साल पर्टिकुलर जून और जुलाई में देखने को मिला। अब देखिए यहाँ पे बात की गई है जो टॉय इंडिया का है, जो टॉय की क्वालिटी होती है यानी खिलौने का जो क्वालिटी है उसमें कहीं ना कहीं लीक किया गया, मतलब टॉय का क्वालिटी नहीं रहने के कारण उसको सीज किया गया। तो कितना को सीज किया गया, टोटल मिला करके 18,600 टॉय को सीज किया गया है एयरपोर्ट पे इंडिया
इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। अब देखिए यहाँ पे बात की जाएगी है फेमा स्कीम, ठीक है। किसी दिन हम लोग डिस्कशंस करेंगे फेमा स्कीम्स के बारे में, फेमा स्कीम्स होते क्या है, क्योंकि पर्टिकुलरली जो फेमा स्कीम्स कभी कभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक दिन डिस्कशंस करेंगे, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि हम तो बोल देते हैं लेकिन टाइम नहीं मिल पाने के कारण हम लोग उसके बारे में डिस्कशंस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम टाइम को अरेंज कर रहे हैं, और जैसे ही टाइम अरेंज हो जाएंगे तो जितने भी अभी पिछले वीडियो में बताए थे कि जोशीमठ के बारे में डिस्कशंस करना है, उसको आ जाकर कास्ट सेंसस को लेकर के, और ये वाला टॉपिक जो है अभी फेमा को लेकर के भी हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं, देखेंगे, ठीक है। अभी टाइम अरेंज नहीं हो पा रहा है, ठीक है, इसीलिए हम वीडियो नहीं पब्लिश कर पा रहे हैं सेपरेट वीडियो। तो देखिए अभी देख लीजिए, इसमें देखिए यहाँ पे जो बात की गई है कि जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं, ठीक है, फेमा स्कीम्स के तहत टोटल मिला करके 7000, ठीक है, इलेक्ट्रिक बसेस जो कि प्रोवाइड किए गए हैं, मैन्युफैक्चरिंग की गई है, ठीक है। और अगले साल तक ऐसा माना जा रहा है कि 7000 जो बसेस हो गए वो रोड पे रहेंगे, ये बताया गया है जो इंडस्ट्री मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स द्वारा, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये बात की गई है। अब देखिए आगे जब हम बात करते हैं, आगे कौन सा न्यूज़ है, देखिए यहाँ पे पर्टिकुलरली बात की गई है, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बताया गया कि कोई भी, ठीक है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, ठीक है, सभी कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशंस के अंडर ही आते हैं। कुछ भी डिसीजंस हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो या वाइस प्रेसिडेंट हो या कुछ भी हो, ठीक है, ये किसके द्वारा कहा गया, ये प्रेसिडेंट के द्वारा कहा गया, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या पार्लियामेंट हो, यानी एग्जीक्यूटिव हो या कोई ब्यूरोक्रेट हो, ठीक है, ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के क्या कहते हैं उसको, कॉन्स्टिट्यूशंस के अंडर ही बाइंडिंग है, ठीक है। ये आर्टिकल 141 के तहत ऐसा डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे बातचीत की गई, क्योंकि पिछले दिन आपको पता होगा कि जो जुडिशियल, ठीक है, प्रीसीडिंग ऑफिस का कॉन्फ्रेंस रखा गया था, उसी में ऐसा चीज़ बताया गया है, और इसमें एनजेसी केस के बारे में 2015 के केस की बात की गई थी, ठीक है। तो इसी के बारे में ये न्यूज़ में आया है। अब देखिए कुछ खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। हाँ देखिए यहाँ पे बात की गई है पर्टिकुलरली माइनॉरिटी को लेकर के। देखिए क्या है ना कि यहाँ पे बात की गई है कि देखिए क्या है ना कि जो माइनॉरिटी सेक्शंस होते हैं, ठीक है, जो रिलीजियस रूप से माइनॉरिटी होते हैं, चाहे वो किसी भी एरिया में हो, चाहे मुस्लिम माइनॉरिटी हो या हिंदू माइनॉरिटी हो या कोई भी रिलीजन, चाहे जैन हो, ठीक है, उसको क्या है ना कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड किए जाते हैं, उसके बाद उसको रिजर्वेशन प्रोवाइड किए जाते हैं, उसके बाद जाकर के उसको तरह तरह के फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं। इसी को लेकर के जो तमिलनाडु के, ठीक है, गवर्नमेंट हैं उनके द्वारा दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ठीक है, ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया है कि उसको भी कहीं ना कहीं रिजर्वेशन से इस तरह से बेनिफिट मिलना चाहिए। इसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट कि किस तरह से माइनॉरिटी को भी प्रोटेक्शंस मिलना चाहिए। किस माइनॉरिटी को, लिंग्विस्टिक रूप से, जो भाषा के रूप में जो माइनॉरिटी में है, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये बात की गई थी। अब देखिए ये पर्टिकुलरली अब एक बार फिर से जोशीमठ में जो डिमोलेशन हुआ था, जितने भी होटल सब थे, उसके बाद घर सब थे, एक बार फिर से, ठीक है, स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अभी रिसेंटली 2 होटल को एक बार फिर से स्टार्ट किया गया, क्योंकि आपको पता होगा जोशीमठ जो उत्तराखंड में है, ठीक है, वहाँ पे क्या है ना कि जो चारों धाम है, ठीक है, एक धाम उत्तराखंड में भी अवेलेबल है, ठीक है। तो इसीलिए वो काफ़ी टूरिस्ट की दृष्टि से काफ़ी एक प्रोमिनेंट प्लेस है, ठीक है। तो इसीलिए एक बार फिर से यहाँ पे जल्द से जल्द सारे व्यवस्था रिस्टोर करने की बात की जा रही है, और इसी कारण में यहाँ पे एक बार होटल भी ओपन हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे जब बात की गई है, यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की बात की गई है। अभी रिसेंटली जो यहाँ पे क्या है ना कि ह्यूमन राइट्स के द्वारा जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, 2023 का डेटा पब्लिश किया गया है, और इसमें ये बताया गया है कि जो इंडिया है, पर्टिकुलरली इंडिया की बात की गई है कि इंडिया जो है
कई बार, ठीक है, अपने लॉ का मिसयूज किया है और जो माइनॉरिटी में है उसका प्रोटेक्शंस नहीं किए हैं। पर्टिकुलरली यहाँ पे जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसके रूल्स को वायलेट किए हैं, ठीक है। चाहे वो यहाँ पे बात की जा रहे हैं NPR CA की बात किया गया है, और उसके बाद जाकर के कश्मीर इशू की बात की गई है, ठीक है, जिसमें आर्टिकल 370 की बात की गई है। उसके बाद जाकर के जो ये सब चीज़ को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है कि कहीं ना कहीं इंडिया के द्वारा जो ह्यूमन राइट्स का है वायलेशंस किया गया है और इस तरह से लॉ का मिसयूज किया गया है, ये चीज़ पब्लिश किया गया था, ठीक है। चाहे वो एक और यहाँ पे बिल्किस बानो केस के बारे में भी बात की गई है। देखिए बिल्किस बानो का केस का जो फैसला आया था उसको भी यहाँ पे एक तरह से कहीं ना कहीं वायलेशंस के रूप में दिखाया जा रहा है। किसके द्वारा? जो ह्यूमन राइट्स के द्वारा डेटा रिलीज किया गया है। कब? तो अभी रिसेंटली 2023 का डेटा रिलीज किया गया था और इसी में ये बात कही गई। अब देखिए इतना ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ था और इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स था आज, और पर्टिकुलरली फिर देखते हैं अगर अगले दिन अब कौन सा न्यू इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स आते हैं, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर आपसे मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।